हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का मेरा बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा। मैं फिर एक बार इस बात को फोकस करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो मेरा वीडियो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी बुक पर मैं हमेशा एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को अगर ठीक से समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फंक्शनल रहता है। तो मेरा जितना भी वीडियो आप देखे होंगे क्लास 10 का, और आप अभी हाल में कुछ एग्ज़ाम्स हुए होंगे तो आप फील किए होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड था। अगर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है, हमारा वीडियो को आप ठीक से देखे होंगे, क्योंकि मैंने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चीज़ को समझाने का कोशिश किया था, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह मैं क्लास 12 का भी एनसीईआरटी का वीडियो लाना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 12 का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पहले समझने के लिए आइए एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं, जो कि 10th लेवल से रिलेटेड है। फिर मैं क्लास 12 लेवल का एनसीईआरटी को डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए ताकि आपको 12th लेवल में समझने में आसानी हो जाएगा। तो एक अच्छी तरह आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए सेकेंडरी सोर्स बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम द कन्वेंशंस ऑफ द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप जान रहे हैं कि ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट रूप से आपको नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे एनर्जी फॉर्म जो है उससे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, ऑयल से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम वगैरह से और अदर नेचुरल सोर्सेज से हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कोल्स को हम लोग थर्मल पावर में जलाते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं और स्टीम से फिर टरबाइन चलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। तो 10th लेवल में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेट का जो है दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे हम लोग, और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म भी पढ़े थे। तो एक दूसरे का हेल्प से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कोल थर्मल पावर प्लांट में, जैसे कि एनटीपीसी आपका थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी तरह वाटर डैम से रिलेटेड हम लोग हाइड्रो पावर, डीवीसी वगैरह कंपनी जो है वो आपको हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी तरह एनपीसीआईएल जो है वो आपको यूरेनियम न्यूक्लियर पावर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सब जगह एक ही कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई कॉइल को मूव कर रहे हैं तो उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये चीज़ हम लोग 10th लेवल में डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर कॉल्ड, जो है आपका जितने भी ये सब हम लोग डिस्कस किए, कोल वगैरह, ये सब तो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल, बैटरी, सब जो है आपका एक तरह से केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये सब बातें आप जान रहे हैं। अब जितना भी ये सब आपका सोर्स है, प्राइमरी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का, तो वो सब क्या है कि द एबव एनर्जी सोर्स कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, दोनों
टाइप का आपको एनर्जी सोर्स मिल रहा है, रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है। बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नाइदर रिन्यूएबल नॉर नॉन रिन्यूएबल। तो इसके साथ एक कंसेप्ट जो है क्लियर रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना तो इसको रिन्यूएबल किया जा सकता है और ना ही ये नॉन रिन्यूएबल है। अब एक चीज़ जानिए कि जितना भी मैटर हमारा है वो तो एटम से बना हुआ है। वी नो दैट एटम्स आर द बिल्डिंग blocks of energy, everything's matter. Atoms are so small that millions of them would fit on the tips of a pin. ये काफ़ी छोटा है और ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपका सारे मैटर का। और एटम के बारे में हम भी जानते हैं कि हमारा मैटर जैसे कि है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और मैटर हमारा एटम से बना हुआ है, तो हमारा एटम भी क्या है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारा है। और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है और आपका वैलेंस सेल में जो है इलेक्ट्रॉन ही मेन रहता है जो कि आउटर के रूप में रहता है। अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन से रिलेटेड जब कभी हम इस तरह का मटेरियल को आपस में रगड़ते हैं, अंबर वर्सेस वूल, ग्लास रॉड वर्सेस सिल्क, प्लास्टिक वर्सेस आपका कैट फर, इस सब से रिलेटेड, तो आप देखिएगा कि अंबर क्या है आप जान रहे हैं। अंबर एक्चुअली जो है आपका प्लांट वगैरह में जब भी कभी कोई गोंद वगैरह टाइप का चीज़ देख रहे हैं, रेजिन टाइप का, उसी को हम अंबर बोलते हैं। तो अंबर और वूल को रगड़ेंगे तो फिर देखेंगे कि अंबर पर पॉजिटिव चार्ज और वूल पर नेगेटिव चार्ज है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज और कैट फर पर पॉजिटिव चार्ज। तो कभी हम बाल वगैरह सूखे मौसम में जब सूखा हुआ बाल हमारा है उसमें हम कॉम्ब करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई लाइट चीज़ जैसे कि स्ट्रॉ डस्ट वगैरह हो गया, पेपर पीस वगैरह हो गया, तो उसके सामने लाते हैं तो उसको क्या करता है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हम रगड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर सरफेस पर है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह का जो, मगर क्या है कि वो चार्ज वहीं पर रहता है, मूव नहीं करता है, और ऐसे चार्ज को जो है हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। द चार्ज कॉज्ड बाय displaced electron tends to remain stationary after being moved from one insulating material to another। तो एक चीज़ है कि इंसुलेटिंग मटेरियल में वो कंडक्ट हो नहीं पाता है जिसके चलते वो चार्ज वहीं पर रह जाता है और उस तरह के चार्ज को हम बोल रहे हैं कि वो हमारा स्टैटिक चार्ज है। अब ये भी बात हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। जस्ट हम एक रिकैप कर रहे हैं आपका 12th लेवल में जाने के लिए। ठीक है। तो ड्यू टू स्टैटिक चार्ज ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि अंबर पर पॉजिटिव, वूल पर नेगेटिव, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क पर नेगेटिव, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव, कैट फर पर नेगेटिव, तो क्या है कि ये सब जो है
अपोजिट के रूप में है। मगर क्या है कि ये सब कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो गया हो या नेगेटिव चार्ज हो गया हो, वो सब कभी अगर हम पिट बॉल वगैरह के पास ला रहे हैं या लाइट पेपर पीस के पास, हेयर के पास, स्ट्रॉ, डस्ट सब के पास, तो सबको जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शंस के पीछे मेन चक्कर क्या है, मेन बात क्या है, तो आप पढ़े होंगे इंडक्शन से रिलेटेड कि इंडक्शंस में होता क्या है कि अब जैसे कि ये मान लीजिए कि हेयर और कॉम्ब से रिलेटेड है, प्लास्टिक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और हेयर पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कॉम्ब को जब हम पेपर पीस के पास ला रहे हैं तो हो क्या रहा है कि पेपर भी तो एटम से बना हुआ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, चूँकि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उससे वो दूर भागता है, तो नज़दीक में जो है आपका पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के चलते पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इस तरह जो है ये पेपर पीस जो है कॉम्ब अट्रैक्ट कर लेता है। तो चाहे कोई भी टाइप का चार्ज होगा वो बाय इंडक्शन से उसको क्या कर रहा है कि अट्रैक्ट कर ले रहा है। अब आइए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में हो रहा है, तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करेगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। तो अब जैसे कि आपका दोज में सब्सटेंसेस जैसे कि मेटल है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो ऐसे को हम कंडक्टर बोल रहे हैं। मेटल्स हैव वन और मोर फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, but they do not move self unless until a potential difference establish। जब तक कि हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डालेंगे, वो फ्री तो है इलेक्ट्रॉन, बट क्या है कि अपने से वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब आइए कि करंट से रिलेटेड भी हम लोग 10th में डिस्कस किए हैं, हमारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो मूविंग ऑफ चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी चीज़ मूव करता है तो उसको करंट बोलते हैं, और चूँकि चार्ज मूव कर रहा है और चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में है, वो मूव करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट करता है। तो मेटल में यहाँ पर जो है आपका चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ऐसे दिखलाए हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हम डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज Q flowing through any cross sections of a conductor in unit time। तो 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि I जो है हमारा Q/T होता है। तो कोई भी एक कंडक्टर में ये जो क्रॉस सेक्शंस है, इस क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे कि वो करंट है। ठीक है, तो बिल्कुल कंसेप्ट से रिलेटेड क्लियर रखिए। अब जैसे कि उसका यूनिट जो है करंट का एम्पियर है, तो एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो यहाँ पर 1 एम्पियर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब जो हमारा यहाँ फार्मूला बना, इस फार्मूला से एक और फार्मूला हम लोग बना लिए कि Q=IT के रूप में भी होता है। अब एम्पियर जो है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये सारी बातें हम लोग जस्ट रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। Number of electrons responsible for electric current है भी हम लोग जान रहे हैं। तो Q को हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I = NE/T भी हम लिख सकते हैं Q के जगह पर, और N निकालना हो तो IT/E भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसको कि Q/E भी लिख सकते हैं।
तो 1 कूलम बाई इलेक्ट्रॉन पर जो है वो 10 आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रहता है। तो 1 कूलम को यदि हम उसके चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो हमको मिलेगा वो आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम आपका चार्ज बनाता है। ठीक है, तो आपका 12th लेवल में एक चीज़ आता है कि क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्जेस। तो यही चीज़ है आपका, ये जो एनी आप पढ़े यही है क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। द चार्ज और चार्ज कैन बी एडेड लाइक इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स को हम लोग जोड़ते हैं उसी तरह चार्ज को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। और चार्ज जो है वो आपका कंजर्व्ड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर कि जो है चार्ज एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में गया। ठीक है, चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका सिर्फ ट्रांसफरिंग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी हम लोग पढ़े 10th में। इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में इस तरह का 2 डायग्राम के रूप में आप देखिए। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें है क्या कि कोई एक लोड आइटम है, जैसे बल्ब वगैरह है, जो अप्लायंसेस वगैरह है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक का जो सोर्स है, जैसे कि आपका बैटरी है, उसमें एक की है, एम्पियर है, एमीटर है और वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब हमारा यहाँ पर की जो है ऑन पोजीशन में है, तब इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो कर रहा है और बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय कन्वेंशन जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शंस है मूव करने का, उसका अपोजिट डायरेक्शंस को हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कन्वेंशंस के रूप में है। तो ऑफ पोजिशंस में हमारा कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ऑन पोजिशंस में हमारा फ्लो करेगा। अब आप देखिए कि हमारा एमीटर जो है वो हमेशा जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है और वोल्ट मीटर जो है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो एमीटर क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट को मेजर करता है। जब आपका क्लोज सर्किट होता है, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। और वोल्ट मीटर जो है वो मेजर वोल्टेज जो है उसको मेजर करता है अक्रॉस द लोड इन द क्लोज सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं। पोटेंशियल तो ये आपका 10th में देखें कि इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V से डिनोट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो कि W/Q है। वर्क को हम जूल में लेते हैं और चार्ज को कूलम में, तो जूल पर कूलम आपका उसका यूनिट हो गया। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ऐसे हम कर सकते हैं। तो वर्क को हम जो है VQ भी लिख सकते हैं और Q को W/V भी लिख सकते हैं और Q को हम IT भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से समझिए कि एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला में हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से अब ये जो हमारा वर्क जो है एक एनर्जी है और VIT आपका जो है इस फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में आपका मिल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका W/Q के फॉर्म में ही आपका मिलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए कि आप कहीं से कहीं मेजर कीजिए, VA माइनस VB कीजिए या VB माइनस VA कीजिए तो डेल्टा V मिलेगा। तो इससे हमारा वो
कोई डायरेक्शंस वगैरह का कोई खास विशेष बात नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आपका क्या है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ द कंडक्टर provided the temperature and other physical conditions of the conductor remains the same। तो ये कंडीशंस हमारा जो है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस हमारा चेंज नहीं होगा, तो हमेशा जो है V प्रोपोर्शनल होगा I का। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं तो हमको एक कांस्टेंट डाल रहे हैं जिसको कि R और रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, इट इज़ ए कांस्टेंट। और तो R इक्वल टू V बाई आई भी हम लोग लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ V अक्रॉस द एंड्स ए कंडक्टर टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। तो ये सब चीज़ों को हम अपने 10th के वीडियो में अच्छी तरह बता चुके हैं, फिर भी रिकैप करते हुए इसको समझते हुए हम लोग चला जाए। तो यदि उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में देखते हैं कि जब भी हमको V बाई आई का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमको एक लीनियर ग्राफ के रूप में मिलेगा और ओरिजिन से पास होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जितना भी ये सब ग्राफ के रूप में आप देख रहे हैं तो इससे हम जज कर सकते हैं कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है और किसका कम है। तो ऑब्वियसली जो है R1 का रेसिस्टेंस कम है और R2 का इस तरह से बढ़ते हुए R4 का सबसे ज़्यादा आपका रेसिस्टेंस के रूप में मिलेगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। नाम से ही क्लियर है कि रेसिस्टेंस है और किसको रेसिस्ट कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। तो जिस चीज़ का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही हमारा करंट को वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग V बाई आई के रूप में लिए हैं। तो रेसिस्टेंस का हमारा जो यूनिट है वो ओम के रूप में हम लोग इस तरह से नोटेशन में दिखाते हैं और जो होता है वोल्टेज पर यूनिट एम्पियर। तो एक तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं। और एक तरह से देखिए कि R जो है वो इनफैक्ट क्या है कि वो एक स्लोप जो है इन्वर्स ऑफ स्लोप है, इन्वर्स ऑफ स्लोप है। और स्लोप को आप जान रहे हैं कि V बाई आई tan थीटा होगा, उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमको मिलेगा रेसिस्टेंस। ओमिक मटेरियल किसको बोलते हैं? ओमिक मटेरियल वो है जो कि आपका ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये सब क्या करता है कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि उसका जब भी ग्राफ हम करेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा और ओरिजिन से पास करता हुआ मिलेगा। मगर नॉन ओमिक मटेरियल वो है जो कि आपका ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है, इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका नॉन ओमिक मटेरियल है। तो डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। और वी आई ग्राफ जो है वो आपका एक कर्व के रूप में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा जब भी हमको वी आई ग्राफ के रूप में बनाएंगे। तो अब रेसिस्टेंस जो है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये बात भी हम लोग जान रहे हैं पहले से कि लेंथ हम बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का और इन्वर्स प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो उसको जो है प्रोपोर्शनलिटी हटा कर हम बना रहे हैं। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि हमको एक कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है जिसको रो बोलते हैं। और रो क्या है कि एक रेसिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी इसको हम लोग कहते हैं। और रेसिस्टिविटी को इस फार्मूला से निकालिएगा तो RA बाई L के रूप में है और इसका यूनिट
ओम मीटर होता है। तो रेसिस्टिविटी इज मटेरियल प्रॉपर्टी है और वो आपका डायमेंशंस वगैरह पर निर्भर नहीं करेगा। कॉपर का छोटा पीस काटिए, बड़ा पीस काटिए, मोटा कीजिए, पतला कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी उसका जो है वो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी है और वो मटेरियल के हिसाब से ही इसकी प्रॉपर्टी चलेगी। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द रेसिस्टर। अब आप देखिए कि आपके बुक 10th लेवल का बुक में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1.6 इंटू 10⁸ का ओम मीटर का जो रेसिस्टिविटी हमको मिलता है वो गुड कंडक्टर के रेंज में हमारा आ जाता है, जिसको कि कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर जो है 44 इंटू 10⁻⁻6 वाला जो रेंज है वो एलवाइस का रेंज है, जैसे नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंट है, मैग्नीशियम है, ये सब जो है आपका रेसिस्टेंस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और ये जो है बिल्कुल बैड कंडक्टर के रूप में हो जाता है। 10⁻12 ओम मीटर का जो हमको रेसिस्टिविटी मिलता है ये आपका इंसुलेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस के रूप में करते हैं तो सीरीज इस तरह का कनेक्शंस को हम लोग सीरीज कनेक्शंस बोलते हैं। उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है तो हम सीधा जो है अलजेब्रिक सम के रूप में इसको कर देते हैं। ठीक है, R1 + R2 + R3 और इस तरह n नंबर तक हम लोग सीधे जोड़ते चल जाएंगे तो हमारा सीरीज में जो है डायरेक्ट रूप से ये हमको उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो मिल जाएगा। आप जान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि इन तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस उस वैल्यू को लगा दिए तो सर्किट में उसी तरह का फंक्शंस होगा जैसे कि इन तीनों के चलते हो रहा है। उसी तरह पैरेलल कनेक्शंस में आप देखिए कि पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है कि इन दोनों तीनों का क्या है, एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है और एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए आपका हमारा 10th लेवल का वीडियो को आप अच्छी तरह देख लीजिए, सारा चीज़ जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12th लेवल में थोड़ा सा इन सब चीज़ों का रिकैप करके चलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ऐसा शॉर्ट में एक ला रहा हूँ। ठीक है, अब पावर जब भी हम लोग बात करते हैं तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क भी एक एनर्जी है तो वर्क पर यूनिट टाइम पावर हो गया। ठीक है, और वर्क को जो है आप यहाँ पर देखिए कि VIT हम लोग निकाले थे, VIT निकाले थे। ठीक है, तो वर्क के जगह पर हम लोग VIT पुट कर दे रहे हैं, VIT/T, तो ये हमको VI पावर के रूप में हमको मिल गया। अब हीट जो है वो आपका हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, उसको जस्ट रिकॉल कीजिए। ठीक है, हमारा वीडियो को देख लीजिएगा। तो हीट जो है आपका वर्क है, चूँकि हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी जब भी है तो वो आप देखिए कि पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो टाइम के साथ पावर का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको एनर्जी मिल गया और पावर हमारा निकला था VI/T हो गया तो VIT हो गया और V के जगह पर हम लोग IR डाल दिए तो एक तरह से हीट का जो है आपका I²RT हीटिंग इफेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे, याद कीजिए, जस्ट रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितना को बोलते हैं, 1 kWh को बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, 1 kWh कितना हुआ, 1000 Wh हुआ और वो जो है जूल में 3.6 × 10⁻6 जूल आपका होता है। 1 वाट सेकेंड जो है 1 जूल होता है और 1 HP जो है वो आपका 746 वाट होता है। तो इस तरह जो है 10th लेवल से रिलेटेड एक जस्ट रिव्यू के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका 12th लेवल का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए फ्रेंड, मेरा सारा वीडियो को आप देखते चलिए, सारा कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।